नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम आगामी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हिंदी भाषा का वेटेज अच्छा खासा है। इसलिए हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन से उठा करके आपको प्रश्न प्रदान किए जाए, जिससे कि आप अधिक से अधिक सेक्शन को एक ही वीडियो में समझने में सक्षम हो सके। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए उड़ान आईएएस अकादमी की तरफ से एक बहुत बड़ी सौगात है। उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा हमारे एप्लीकेशन पर उपस्थित सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% की छूट आपको उपलब्ध कराई जा रही है। ये जो छूट है वो रिकॉर्डेड वीडियोस से संबंधित कोर्सेज पर प्रदान की जाएगी। जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और उनसे संबंधित जो भी कोर्स वहां पर संचालित किए जा रहे हैं, उन सभी पर आपको 50% की छूट उपलब्ध कराई जा रही है। यह ऑफर 26 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपने को उड़ान आईएएस अकादमी के एप्लीकेशन पर रजिस्टर करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। चलिए, पहला प्रश्न है, झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त कर देने वाली कहावत क्या है? ठीक, पहला ऑप्शन है विष की गांठ खोद फेंकना, वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे। तीसरा ऑप्शन है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और चौथा है न 3 में न 13 में। तो पहले ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो विष की गांठ खोद फेंकना, तो ये उस विष की गांठ उस व्यक्ति को बोला जाता है जो किसी विवाद का मूल होता है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति के संबंध में बात की जा रही है कि वो व्यक्ति को रास्ते से हटा देना, ये क्या कहलाता है? विष की गांठ को खोद फेंकना। ये उस व्यक्ति के संदर्भ में होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, जैसे आप इसको समझिए कि मान लीजिए आप हैं और ये आपका बहुत ही परम मित्र है। ठीक, अब मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों के कान भरता है, एक दूसरे के खिलाफ कान भरता है। तो विष की गांठ खोद फेंकना यदि इसका यहां पर प्रयोग किया जाए तो इसका तात्पर्य होगा कि इस व्यक्ति से ना तो आपका कोई लेना देना हो, ना आपका मित्र इससे कोई लेना देना रखे। ठीक है, तो इस व्यक्ति को अलग कर देना, बिल्कुल अलग कर देना, ये होता है अर्थ क्या? विष की गांठ खोद फेंकना, यानी जो कलह का कारण बने ऐसे व्यक्ति से दूर रहना, उसको दूर कर देना। तो ये जो है ये इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, बहुत ही नियरेस्ट वाले आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे तीनों। ठीक, दूसरा देखिए, वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे। ठीक, जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक गांव के जमींदार हैं। ठीक है, आप एक गांव के जमींदार हैं, आपके पास बहुत सारे खेत हैं, जिसमें एक खेत ऐसा है जो बहुत ज्यादा पैदावार देता है, बहुत ज्यादा फसल देता है। अब इसके कारण आपके जो नौकर वर्ग हैं, आपके जो नौकर हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं, वो इस खेत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आपने क्या किया कि भाई इस खेत को एक काम करो, इस खेत को हटाओ और यहां पर एक गौशाला खोल दो। आपने क्या किया? यहां पर एक गौशाला खोल दिया। ठीक है, इस जमीन को पूरा सीमेंटेड करवा दिया और यहां पर क्या खोल दिया? गौशाला बना दिया। तो अब क्या हो, ये जमीन कृषि योग्य रही? नहीं रही। तब प्रयोग होगा वह ठूठ काट देना जिस पर उल्लू बैठे। क्लियर? तो वो जड़ ही खत्म कर देना। देखिए, ये भी एकदम नियरेस्ट आपको दिख रहा होगा, झगड़े की जड़, लेकिन यहां पर झगड़ा नहीं है, यहां पर लोभ दिख रहा है, ये लोभ है। ठीक है, इस प्रकार के नियरेस्ट टाइप के ऑप्शन आपको दिख सकते हैं।
तो उसका निर्णय आपको एग्जाम हॉल में जितना जल्दी हो सके वो करना होता है, ये टास्क होता है आपके लिए। ठीक, चलिए तीसरा ऑप्शन, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यही इसका आंसर होगा। क्यों? जड़ को ही खत्म कर दो, यानी बांस होगा ही नहीं तो बांसुरी उत्पन्न कहां से होगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं न 3 में 13 में इस मुहावरे की बात करूं तो इसका अर्थ होता है क्या, न 3 में न 13 में, यानी मान लो यदि कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो किसी गांव में रहता है। ठीक, अब मान लो इस गांव में 2 घर में शादी है, 2 घर में शादी है, ठीक है, एक ये घर और एक ये घर, लेकिन इस व्यक्ति को ना यहां बुलाया गया है ना यहां बुलाया गया है, यहां भी इनवाइटेड नहीं, यहां भी इनवाइटेड नहीं है। ठीक, तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि ये व्यक्ति न 3 में है न 13 में है, यानी अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है ये शब्द। क्या? न 3 में न 13 में, किसी में शामिल न होना, किसी भी पक्ष में ना जाना, उसको कहा जाता है न 3 में न 13 में। वैसे फिलहाल इस प्रश्न की बात करें तो झगड़े की जड़ को समाप्त कर देने की बात को व्यक्त करने वाली कहावत कौन है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में यदि वचन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वो संस्कृत में हुआ करता था। कुछ लोग बोलेंगे कि सर द्विवचन भी होता है। देखिए, द्विवचन जो है वो संस्कृत में हुआ करता था। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते थे, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन वे शब्द होते थे, वे शब्द रूप होते थे जो बताते थे कि दी गई संख्या में कितनी है, एक है, एक है। द्विवचन से संज्ञाओं के 2 होने का बोध होता था और बहुवचन से संज्ञाओं के 2 से अधिक होने का बोध होता था। इसलिए आप पढ़ते थे क्या? रामः, रामौ, रामाः, ये संस्कृत में होता था, एक राम, 2 राम, बहुत से राम। लेकिन हिंदी में वचन केवल 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी राम और बहुत से राम। ठीक है, बहुत से राम, ये केवल 2 प्रकार के हैं। तो वचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कोई भी शब्द जो है वो यही बताता है कि दी गई संख्या में कितनी है, संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वचन। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक, एक वचन शब्द ऐसे शब्द जो संख्या के 1 होने का बोध कराए, और बहुवचन शब्द ऐसे जो संख्याओं के या संज्ञाओं के एकाधिक होने का बोध कराए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, किताब, किताब क्या हो जाता है? किताबें, किताबें। ठीक है, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें। ठीक है, तो ये एक वचन है और ये बहुवचन। वैसे ही यहाँ एक वचन और ये बहुवचन। हमारे यहाँ पुस्तक, 2 पुस्तक, फिर पुस्तकें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपने एग्जाम में देखे हैं कि आपको कुछ शब्द जो है वो दिए रहते हैं, उसमें सही वर्तनी वाला शब्द आपको पूछता है। तो पहला देखिए, यावत जीवन, दूसरा है यावत जीवन, तीसरा है यावत जीवन या याव जीवन। देखिए, ये जो यावत जीवन शब्द है ये यावत धन जीवन से बना है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि में आप जब त या द का नियम पढ़ते हैं तो वहां पर ये कहता है कि यदि त या द के सामने ज या झ आए तो ये जो त या द है इसका रूपांतरण हो जाता है ज में। ठीक है, ज या झ आए तो ये त या द किस में बदल जाता है?
ज में बदल जाता है। इसी का उदाहरण आप पढ़ते हैं, उत धन ज्वल। तो देखिए ता के सामने जा आया, इसीलिए ता बदल जाता है आधा जा में। क्या बन जाता है शब्द? उ, फिर ये आधा जा, फिर ये आधा जा और फिर वल। इसीलिए आप शब्द शुद्धि में उज्ज्वल शब्द इस प्रकार का देखते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर यदि आप देखेंगे इस उदाहरण में, तो ता के बाद जा आया है, तो ये ता बदल जाएगा जा में। शब्द क्या बन जाएगा? यावत जीवन। ऐसा यावत जीवन, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। शब्द शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप उस सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक, 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये शब्द शुद्धि से आएगा भाई। ठीक है, पिछला पेपर आप देखेंगे, पिछले पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है केवल शब्द शुद्धि से पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? देखिए, यदि उपवाक्य की बात करें, उपवाक्य की बात करें तो उपवाक्य जानने के लिए हमको सबसे पहले वाक्य के बारे में जानना जरूरी है। वाक्य क्या होता है? तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि वाक्य जो है ये पदों का समूह होता है, पदों का समूह होता है। ठीक, इसीलिए वाक्य की इकाई यदि आपको पूछता है तो शब्द नहीं है, वाक्य की इकाई होता है पद। अब वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक भाग को कहा जाता है उद्देश्य और दूसरे भाग को कहा जाता है विधेय। उद्देश्य का तात्पर्य होता है कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात। कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को मिलाकर क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात, इसको मिलाकर बनता है उद्देश्य। और इनको छोड़कर वाक्य का जो भी बाकी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? विधेय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब इसी के आधार पर हम वाक्य को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। या यूं कहा जाए कि उपवाक्य के 3 भेद बनते हैं। ठीक है, कैसे? पहला जो होता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। संज्ञा उपवाक्य, जहां पर संज्ञा प्रधान वाक्य होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। ठीक है, यानी यदि 2 पद हैं, 2 प्रकार के वाक्य हैं, 2 उपवाक्य है, ऐसा कहा जाए 2 उपवाक्य है और दोनों के बीच में यदि कोई संयोजक चिन्ह लगा है, कि, ताकि, क्योंकि, जिसे, जिसने, इस प्रकार। और दूसरा जो पद है इसमें संज्ञा की प्रधानता हो, इसमें संज्ञा की प्रधानता हो, तो इस प्रकार का जो उपवाक्य है वो कहलाता है संज्ञा उपवाक्य। वही यदि मैं बात करूं कि यदि 2 पद हैं और दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह है और बाद वाले पद में यदि विशेषण की प्रधानता हो तो उस समय उसे कहा जाएगा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। और तीसरे में यदि 2 पद हैं, दोनों के बीच में संयोजक चिन्ह लगा है और क्रिया विशेषण की प्रधानता हो तो उस समय कहा जाता है कि ये उपवाक्य किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक, संज्ञा उपवाक्य में बाद वाले पद में आपको संज्ञा की प्रधानता दिखेगी। दूसरा यदि बात करें विशेषण उपवाक्य तो विशेषण की प्रधानता मिलेगी। और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसमें आपको क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य देखने को मिलता है। ठीक, चलिए अब यदि मैं बात करूं मैं नहीं जानता कि वह कहां है, कहां का जवाब यदि मैं मंगा तो, है ना, यदि मैं कहां शब्द को देखूं तो कहां शब्द जो है ये एक संज्ञा ही तो है।
संज्ञा ही तो है। कहाँ शब्द जो है ये संज्ञा के लिए ही प्रयोग होगा। यदि मैं किसी भी वाक्य में कहाँ से प्रश्न पूछूं, वह कहाँ गया है, राम कहाँ रहता है, तो मुझे उसके उत्तर में क्या मिलेगा, एक संज्ञा ही मिलने वाला है। इसीलिए इस प्रकार का उपवाक्य जब भी आपको मिलेगा तो वो किस प्रकार का होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। याद रखिएगा इसको। यदि कहाँ का उत्तर मुझे संज्ञा के रूप में मिले, और संज्ञा के रूप में ही तो मिलेगा, क्योंकि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क सब क्या है, सब के सब एक संज्ञा है। ठीक, तो ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। अब हमको बताना है कि संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है। देखिए, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। तो यहां पर देखिए, ये जो ईमानदार शब्द है ये एक विशेषण है, इसीलिए ये किस प्रकार का उपवाक्य होगा, ये विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। दूसरा देखिए, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। तो बीमार शब्द भी एक विशेषण है, इसीलिए ये क्या है, ये एक विशेषण उपवाक्य का उदाहरण होगा, ये संज्ञा उपवाक्य नहीं है। तीसरा देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना होगा। ठीक, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जिसने शब्द का प्रयोग हुआ है, और जिसने शब्द का जब प्रयोग होता है तो वो भी विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में लिखा है राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। तो ये जो वाक्य दिख रहा है आपको, यही क्या है, यही एक संज्ञा उपवाक्य होगा, ये एक संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है, मैं जो शब्द है इसके कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें से तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तो पहला है कपाट, दूसरा है कृषक, तीसरा है कुमार और चौथा है कोयल। तो पहला शब्द आप देखेंगे कपाट। कपाट शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है किवाड़। किवाड़, ठीक है, कपाट आप जानते हैं। ठीक है, कृषक शब्द तत्सम है जिसका रूप होता है, तद्भव रूप क्या होता है, किसान। किसान। कुमार शब्द भी तत्सम शब्द है। चौथे शब्द को जब आप देखेंगे, चौथा शब्द है कोयल। कोयल शब्द जो है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम रूप क्या होता है, इसका तत्सम होता है कोकिल। कोकिल, तो कोकिल शब्द से ये तद्भव शब्द बना है, कौन सा, कोयल। तो आप कहेंगे कि ये शब्द कोकिल तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, कोयल है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहां पर प्रश्न असल में होना चाहिए था स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि में होता क्या है, स्वर और स्वर का मेल होता है। ठीक, जैसे दीर्घ स्वर संधि में आ और आ का मेल होता है, ई और ई का मेल होता है, ऊ और ऊ का मेल होता है। ऐसे ही इनके दीर्घ रूपों की भी संधि होती है, आ और आ और आ, वैसे ही आ और आ। फिर ई और ई और छोटी ई और ई। वैसे ही ऊ के लिए 4 संक्रियाएं होती हैं, ऊ और ऊ और ऊ, बड़ा ऊ के साथ बड़े ऊ की संक्रिया। ये जो 12 संक्रियाएं हैं ये आती है किसके अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। अब इसके अलावा और कौन सी संक्रियाएं हैं, तो अब देखिए, आ धन ई, आ धन बड़ी ई, आ
धन छोटी ई और आ धन बड़ी ई। वैसे ही अ धन उ, आ धन बड़ा उ, आ धन उ और आ धन बड़ा उ। इसके अलावा आ धन री और आ धन री। ये जो 10 संक्रियाएं हैं, ये 10 संक्रियाएं आती हैं गुण स्वर संधि के अंतर्गत। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार, उसमें दूसरे प्रकार के अंतर्गत ये 10 संक्रियाएं आती हैं। अब यदि मैं तीसरे प्रकार की संक्रिया की बात करूं, तो तीसरे प्रकार की संक्रिया में होता क्या है कि आ और ए, आ और ए, उसी प्रकार आ धन ओ, आ धन ओ। और संक्रिया आगे बढ़ती है और क्या बनता है, तो आ धन ऐ, आ धन ऐ। वैसे ही आ धन आओ और आ धन आओ। ये सभी संक्रियाएं जो हैं, ये सभी संक्रियाएं आती हैं वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत। वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत ये 8 संक्रियाएं आती हैं। तो दीर्घ में 12, गुण में 10 और फिर वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत 8 संक्रियाएं आती हैं। और प्रकार हैं इसके, 2 और प्रकार हैं, है ना। इसके बाद ई धन आ ई को सामने रखते हैं, बाकी सभी से क्रिया कराते हैं। उसी प्रकार उ को सामने रखते हैं, बाकी सभी स्वरों से क्रिया कराते हैं। री को सामने रखते हैं और बाकी सभी स्वरों से क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी संक्रियाएं हैं। ये सभी संक्रियाएं आती किसके अंतर्गत, यण संधि के अंतर्गत, यण स्वर संधि। ठीक है, इसकी संक्रियाएं आप कैसे लिखोगे, ई धन आ, ई धन आ। वैसे ही ई धन उ, ई धन बड़ा उ। क्या बनता जाएगा, तो याद रखिएगा, ई धन आ करेंगे तो या बनेगा, यहाँ से या बनेगा, यहाँ से यू बनेगा, यहाँ से यू बनेगा। इस तरीके से पूरा री ए ऐ ओ आओ यहाँ तक पूरा ये जाता है। वैसे ही उ को जब सामने रखेंगे, आ ई इनसे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी संक्रियाएं निकलेंगी और वा वी इस प्रकार के पद आपको, इस प्रकार के शब्द आपको दिखेंगे। री को सामने रखेंगे, आ ई इनसे क्रिया कराएंगे तो रा री रू, है ना, रू ऐसा लिखते हैं, फिर बड़ा रू ऐसा लिखते हैं, अलग से दिखती है मात्रा। तो ये सारे जो वर्ण हैं, इनका निर्माण यण संधि के अंतर्गत होता है। फिर और क्या होता है, तो सर एक संक्रिया और होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ए धन अन्य स्वर। वैसे ही ऐ की संक्रिया कराते हैं अन्य स्वरों से। और क्या कराते हो, ओ की संक्रिया कराते हैं अन्य स्वर से और औ की संक्रिया कराते हैं अन्य स्वर से। तो यहाँ पर ये जो ए है, ये जो ए दिख रहा है, ये बदल जाता है आय में, या में हलंत होगा। ऐ जो है ये आय में बदल जाता है। वैसे ही ओ बदल जाता है आओ में और आओ बदल जाता है आव में। ये जो संक्रिया है, ये सभी संक्रियाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के अंतर्गत ये संक्रियाएं आती हैं। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं सभी जगह क्या दिख रहा है हमको, ये ए एक स्वर है, अन्य स्वरों से क्रिया कराए, ऐ एक स्वर है, अन्य स्वरों से क्रिया कराए। सब स्वरों का मेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए सब स्वरों का मेल हो रहा है, ये देखिए सब स्वर हैं, है ना।
वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी स्वर हैं, ये भी स्वर हैं, है ना, व वा वी वी, ये री आ से ई से मिल रहा है। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि है स्वरों का स्वरों से मेल। ठीक है, स्वर वर्णों को जब आप स्वर वर्णों से मिलाते हैं तब वहां पर जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अगला, पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है? इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर परेशान करते होंगे। देखिए, किसी भी शब्द का लिंग का निर्धारण यदि करना है तो दो तरीके हैं। पहला तो आपको बता दूं, ये जो लिंग है ये जातिवाचक शब्दों को बताते हैं। ये जाति का बोध कराएंगे हमको, जैसे पुरुष, स्त्री, ठीक है, या मनुष्य या पुस्तक, सब जातिवाचक शब्द हैं। ठीक, लिंग शब्द जो है या लिंग जो होते हैं, जेंडर, ये हमारे यहाँ दो प्रकार के, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, कई लोग बोलते हैं कि सर पत्र पुल्लिंग होता है लेकिन चिट्ठी स्त्रीलिंग है, ऐसा क्यों? पूछते हैं बहुत सारे लोग कि सर पत्र जब पुल्लिंग बोल रहे हो आप तो चिट्ठी शब्द स्त्रीलिंग क्यों है? देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग होता है, न कि वस्तुओं का। शब्द का लिंग निर्धारित किया जाता है, शब्द का लिंग निर्धारित होता है लेकिन वस्तु का नहीं होता। याद रखिएगा, वस्तु का लिंग निर्धारित नहीं किया जाता है। ठीक, इसीलिए जब मैं इसको पत्र बोलता हूं तो ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसी चीज को यदि मैं चिट्ठी बोल देता हूं तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पत्र पुल्लिंग शब्द है और चिट्ठी स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, अब मैंने आपको कहा कि किसी भी वस्तु का, ठीक है, सॉरी, किसी भी शब्द के लिंग के निर्धारण के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो उस शब्द के प्रारंभ में का, के, की, इस प्रकार के प्रयोग करिए, कारक प्रयोग करिए, या मेरा, मेरी, इस प्रकार के संबंधवाचक शब्द, है ना, उत्तम पुरुष सर्वनाम के संबंधवाचक शब्द लगाकर देखिए, जो सही लगेगा वही इस शब्द का लिंग होता है। ठीक, कैसे? आपको पता होगा कि मेरा शब्द जो है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि मेरी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द को बताता है। ठीक, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो का लगा है, ये जो की लगा है, ठीक है, ये बाद वाले शब्द के हिसाब से बदलता है। बाद वाले शब्द के इसके पहले कौन सा शब्द है उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जैसे मैं लिखूं राजा का बेटा या राजा की बेटी, देखिए ये शब्द जो है, ये बेटी शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए ये स्वरूप क्या दिख रहा है? की दिख रहा है। ये शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए ये क्या दिख रहा है? के दिख रहा है। तो सबसे पहला तरीका यही है कि आप शब्द के प्रारंभ में, है ना, ये जो शब्द है इसके ठीक पहले का, के, की लगा करके देख लीजिए। यदि का लगा तो वो पुल्लिंग है, यदि की लगा तो वो शब्द स्त्रीलिंग होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस शब्द से संबंधित एक वाक्य बना लीजिए। ठीक, जैसे मान लो मैं शब्द लिया दही, दही शब्द, ठीक, तो दही, मैं यहां से वाक्य बनाता हूं, दही जमाया जाता है, और दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं दही जमाई जाती है, दही जमाई जाती है। कौन सा वाक्य आपको सही लग रहा है? तो देखिए, आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि दही जमाया जाता है, ये वाक्य जो है ये सही है, जबकि दही जमाई जाती है ये वाक्य जो है ये गलत है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दही शब्द जो है ये स्वयं में एक पुल्लिंग शब्द है, ये स्वयं में क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऐसे ही साइकिल शब्द को अगर मैं बोलूं, साइकिल शब्द, तो साइकिल चलाई जाती है,
साइकिल चलाई जाती है या साइकिल चलाया जाता है? साइकिल चलाया जाता है। यहां पे आप देखेंगे कि ये जो साइकिल शब्द है, साइकिल चलाई जाती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, साइकिल चलाया नहीं जाता, गाड़ी चलाई जाती है, बस चलाई जाती है। ठीक है, चलिए यहां पर यदि आप वाक्य में वापस आते हैं, प्रश्न में वापस आते हैं, तो प्रश्न में आपको क्या पूछ रहा है? पुस्तक शब्द का लिंग क्या होगा? तो आप खुद से निर्णय करिए। मेरा पुस्तक सही है, मेरा पुस्तक सही लग रहा है कि मेरी पुस्तक सही लग रहा है? तूने मेरा पुस्तक फाड़ा या तूने मेरी पुस्तक फाड़ा? ठीक है, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि ये जो मेरी शब्द दिख रहा है ये सही है। ठीक है, मेरी पुस्तक, ठीक, मेरी किताब, ऐसा बोलते हैं आप, मेरी पुस्तक, मेरी किताब। तो ये जो पुस्तक शब्द है ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य का चयन करिए। सही वाक्य का चयन करना है। उनके उच्चारण अच्छा है, ये उनके शब्द अशुद्धि दिख रहा है यहाँ पे। उनका उच्चारण अच्छा है, ये वाक्य मुझे सही लग रहा है। ठीक है, आगे के शब्दों को भी देख लेते हैं, आगे के वाक्यों को। उनकी उच्चारण अच्छा है, गलत है। उनके उच्चारण अच्छा है, ये भी गलत है। ऐसा क्यों हुआ है? ये भी लिंग वाले टॉपिक की अशुद्धि है। ठीक है, ये तीनों में लिंग के संबंधी अशुद्धियां दिखाई दे रही हैं। ठीक, उनकी उच्चारण नहीं होता, चूंकि उच्चारण शब्द पुल्लिंग होता है, इसीलिए शब्द क्या होना चाहिए? उनका उच्चारण। उनका उच्चारण अच्छा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवी धन इच्छा की संधि क्या होगी? देखिए, देवी शब्द को मैं ऐसा तोड़ सकता हूं, दे धन व धन ई, धन ई, धन आधा च मिला छा, ऐसा। ठीक, क्यों ऐसा मैंने किया? क्योंकि मुझे पता है कि संधि की संक्रिया में हमेशा मुझे क्या चाहिए? देवी धन इच्छा, है ना, देवी धन इच्छा। इसमें मुझे क्या चाहिए? पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहिए। इस स्थिति में मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे तोड़ लिया, इसके आखिरी वर्ण को तोड़ लिया, इसके पहले वर्ण को रख लिया, तो ई और ई का मेल होगा। तो हमको पता है, अब भी दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा कि ई और ई को मिलाएंगे तो यहां से बड़ी ई बनता है। स्वरों की मात्रा हमेशा इस ओर लगती है। इन दोनों को कहानी खत्म, इन दोनों को हटा दीजिए। अब ये जो व है ये आधा है, इस व को पूरा करने का काम इस ई के द्वारा किया जाएगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये वी बन जाएगा, पीछे छूटा है दे, इधर बचा है आधा च मिला छा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, देविच्छा ऐसा लिखते हैं, देविच्छा ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए, आपको पता होगा कि समास जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास हैं। कौन कौन से? एक अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास की खासियत ये होती है कि इसमें पहला पद जो होता है ये एक अव्यय होता है। ठीक, दूसरा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की ये खासियत होती है कि इसमें दोनों पदों के बीच से किसी न किसी पद का लुप्त हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो लोप है वो कारक चिन्हों का यदि होता है तो उसको कारक तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक, जैसे यदि मान लीजिए यहां लिखा है गंगा का तट और इनको मिलाकर बना है शब्द गंगा तट, तो दोनों पदों के बीच से लुप्त कौन सा पद हुआ है? का जो चिन्ह है वो होता है संबंध का, संबंध कारक। तो आप इस स्थिति में कहेंगे कि ये जो गंगा तट शब्द है ये तत्पुरुष समास के संबंध कारक तत्पुरुष से बना हुआ है, या सीधा कह सकते हैं संबंध कारक तत्पुरुष से बना हुआ है ये
गंगा तट शब्द। ठीक, इसी में आगे देखेंगे आप तो एक समास मिलेगा आपको कर्मधारय समास, एक समास मिलेगा द्विगु समास, पांचवा समास है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो द्विगु समास है इसकी खासियत ये होती है कि इसमें पहला पद एक संख्यावाची पद होता है, और यहाँ पर यदि आप इस शब्द को देखेंगे तो पहला पद हमको संख्यावाची दिखाई दे रहा है, त्रि, त्रि यानी होता है तीन। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये किसका उदाहरण होगा? द्विगु समास का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा है। नीचे दिए गए विकल्पों में गंगा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? पयस्विनी, अपगा, आपगा, तरंगिणी और जाह्नवी। पयस्विनी कहा जाता है ऐसी माता को जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक, आपगा, असल में ये अपगा शब्द होता है ना? ठीक है, आपगा शब्द ही गलत है, ये शब्द होना चाहिए अपगा। अपगा यानी जो बिना पैर के चलती हो। जैसे यदि मैं गंगा की बात करूं तो इसको कहा जाता है देवापगा, देवापगा। ठीक है, यानी ऐसी अपगा जो देवलोक में बहती है। ठीक, सभी नदियां जो होती हैं वो अपगा होती हैं, बिना पैर के चलती हैं। ठीक, सभी नदियों की पर्यायवाची है शब्द क्या? अपगा। तरंगिणी, तरंगिणी भी हर नदी को कहा जाता है, नदी का पर्यायवाची है, न कि गंगा का। हाँ, जाह्नवी शब्द जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। गंगा के अन्य पर्यायवाचियों को यदि आप देखें तो ये मिलता है हमको सुरसरी, सुरसरी, सुरापगा, सुरलोक नदी, सुरलोक नदी। ठीक है, और क्या मिलता है? गंगा को और बोला जाता है जाह्नवी, और कहा जाता है भागीरथी, क्योंकि महाराज भागीरथ इसको लेकर आए थे, है ना? इस प्रकार से बहुत से शब्द जो हैं गंगा के पर्यायवाची के रूप में दिखते हैं हमको। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर डी गंगा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? पहला है आश्चर्य प्रकट करने हेतु, जहां स्थिति निश्चित ना हो, वाक्य की पूर्णता पर, वाक्य में आने वाले अव्यय के पूर्व। तो याद रखिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने हेतु किया जाता है। इसके अलावा बड़ों के संबोधन में, ठीक है, या आदर सूचक संबोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आदर सूचक संबोधनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस प्रकार का चिन्ह, हे, अरे बाप रे, ये आश्चर्यजनक घटना को दर्शाता है। ठीक, चलिए यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्य प्रकट करने हेतु। अगला क्वेश्चन, धूप में चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका या भावों को स्पष्ट करने का तरीका। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा कर्मवाच्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। और तीसरा होता है भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक, जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण देखें तो राम ने आम तोड़ा। यहां पर वाक्य में आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो राम शब्द है इस पर विशेष जोर देकर बात की जा रही है, राम ने आम तोड़ा। तो यहां पर कौन सा वाच्य है? ये है कर्तृवाच्य। ठीक, यदि कर्मवाच्य के उदाहरण की बात करें तो कर्मवाच्य का उदाहरण कैसे होगा? जैसे मेरे द्वारा आम खाया गया, मेरे द्वारा आम खाया गया। तो यहां पर विशेष जोर जो है आप किस पर दे रहे हैं?
आम शब्द पर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो वाक्य होगा वो कैसा होगा, ये वाक्य होगा आपका कर्मवाच्य। इसके बाद यदि मैं भाववाच्य की बात करूं तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जैसे मेरे द्वारा खाया ही नहीं जाता है, ठीक है, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, ऐसा आप बोलेंगे, मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता है। तो ये जो वाक्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाच्य के अंतर्गत। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वाक्य है वो क्या है, धूप में चला नहीं जाता, ये किस प्रकार का वाच्य है, भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक और शुक युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। पहला है सूप और तारा, शुकर और शुक्रिया, जौ और सुग्गा, तिल और सफेद रंग। तो याद रखिएगा, शूक शब्द जब लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है जौ। जौ एक फसल है जिसको बोला जाता है शूक। और शुक जब लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है तोता। तोता जिसको हम और क्या बोलते हैं, सुआ, और क्या बोलते हैं, सुग्गा। तो यहाँ यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, जौ और सुग्गा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, मैंने बताया आपको दो पद होंगे और दोनों पदों के बीच से कारक की विभक्ति का लोप हुआ होगा, तब वहां पर तत्पुरुष समास होता है। यदि मैं भाई बहन की बात करूं तो इसका विग्रह होता है भाई और बहन। क्या और शब्द किसी कारक की विभक्ति है? नहीं है, ये तो एक समुच्चयवाचक शब्द है जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। तो ये भाई बहन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। नीलकंठ की यदि बात करें तो नीला है कंठ जिसका, आप सभी जानते हैं शंकर भगवान है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आप बीती, ये बनेगा इसका विग्रह आप पर बीती, आप पर बीती। यहां पर ये जो पर शब्द है, क्या ये किसी कारक की विभक्ति है? तो हाँ बिल्कुल है, ये अधिकरण की विभक्ति है। चूंकि अधिकरण एक कारक है इसीलिए यहां पर ये जो आप बीती शब्द है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन, सच्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, व्यंजन संधि के अंतर्गत सत धन चरित्र करेंगे तब यहां पर शब्द क्या बनता है, सच्चरित्र। इसी प्रकार यदि और शब्द देखें तो शरत धन चंद्र क्या बन जाता है, शरत चंद्र बन जाता है। क्यों बन जाता है ऐसा? क्योंकि नियम है कि यदि त या द के सामने च या छ आएगा तो इस त या द का रूपांतरण हो जाएगा आधा च में, ये नियम है। इसीलिए सत धन चरित्र सच्चरित्र हो जाता है और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये इसी रूप में वापस टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत धन चरित्र। अगला क्वेश्चन, नासिक्य व्यंजन किसे कहा जाता है? देखिए, नासिक्य व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु नासिका के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से निकले, नहीं, ये नहीं होगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहा जाता है नासिक्य व्यंजन। ठीक है, जीवा से कोई भी हवा बाहर नहीं निकलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, संकेतवाचक विशेषण किस में है? देखिए, संकेतवाचक विशेषण या जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण ये हमें दूरी का आभास कराता है, दूरी के रूप में विशेषता बताता है। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में कौन कौन है? यह, वह, ये और वे। ये शब्द हमको किसके रूप में विशेषता बताते हैं? दूरी के रूप में बताते हैं। ठीक, चलिए, तो संकेतवाचक विशेषण
क्या कहीं पर यह वह ये वे का प्रयोग हुआ है? देखिए कहीं पर भी आपको यह वह ये वे का प्रयोग नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों को यह डाउट जा सकता है कि दूर कोई आ रहा है। देखिए यहां पर दूर कोई आ रहा है, इस प्रकार के शब्द जो हैं, है ना, इस प्रकार के शब्द सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत यही 4 शब्द आते हैं। यह यानी पास में है कोई वस्तु और संख्या में कितनी है? 1 है, यानी एक वचन है। वैसे ही वह बोलेगा तो दूरी का आभास कराएगा और संख्या में कितना? एक वचन, तो संख्या को भी बताया जा रहा है और दूरी को भी, डिस्टेंस को भी बताया जा रहा है। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप अंग्रेजी में दिस दैट के रूप में पढ़ते हैं, दिस दैट के रूप में पढ़ते हैं, ठीक। ये का मतलब होता है पास में है और बहुवचन में है। वैसे ही वे का मतलब है दूर में है और बहुवचन में है। तो यहां पर कोई भी शब्द जो है, यहां पर किसी भी वाक्य में आपको ऐसा कोई भी सर्वनाम नहीं दिख रहा है जो दूरी का आभास कराए, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण यहां पर कहीं पर भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके एसआई भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।